नमस्कार साथियों। भारत में एनआरसी लागू होने जा रहा है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। और इस एनआरसी के अंतर्गत उन लोगों के दस्तावेजों की जांच सबसे पहले करी जाएगी जिनके दस्तावेजों पर पिछले काफ़ी टाइम से सवाल उठते रहे हैं। और अगर आप सोच रहे हो कि इसकी आंच आपके घर तक नहीं आएगी तो इस वीडियो को स्किप करने की गलती बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि आज वीडियो के एक हिस्से में मैं आपको ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी बताऊंगा और वो चीज़ बताऊंगा कि आपको अगर ये गलती आप करते हो तो आप और आपका परिवार मुसीबत में पड़ सकते हो। बहुत ही ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, मैंने पूरा आप लोग के लिए यहाँ पर रिसर्च करके रखा हुआ है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि आज भी हमारे भारत देश में कई सारे लोग ऐसे हैं जो गरीब तबके से आते हैं या थोड़े पढ़े लिखे नहीं हैं या कम पढ़े लिखे हैं। उन्हें आज भी यही लगता है कि हम भारत देश में रह करके सिर्फ आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड से अपनी नागरिकता साबित कर सकते हैं। लेकिन क्या सचमुच भारत में ये संभव है? क्या वाकई में आप आधार कार्ड की सहायता से अपनी नागरिकता साबित कर सकते हो? इन सभी सवालों का जवाब आज मैं आपको तथ्यों के साथ दूंगा, ताकि आपको पूरी तरह से इस पर विश्वास हो। जो भी तथ्य छुपे हुए हैं उन सभी को आज मैं उजागर करने वाला हूं। एनआरसी क्या है, सबसे पहले हम इसको समझेंगे, क्योंकि ये भी जानना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। आप भली भांति परिचित होंगे कि असम में एनआरसी हो चुकी है। 2019 में एनआरसी हुई थी और काफ़ी सारे ऐसे लोग थे जो वहां पर दस्तावेज दिखा लिए थे, लेकिन वहीं कुछ लोग ऐसे भी थे जो अपने दस्तावेज को सरकार को दिखा नहीं पाए। आखिर उन लोगों का क्या हुआ? क्या उन्हें वापस किसी देश भेज दिया गया या उन्हें आज भी डिटेंशन सेंटर में ही रखा गया है जब तक वो नागरिकता साबित ना कर दे? आखिर क्या हुआ उन लोगों का जो वहां पर दस्तावेज नहीं दिखा पाए थे? इन सभी सवालों का जवाब भी आगे आपको मिलने वाला है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जिन लोगों का नाम एनआरसी में नहीं आया है उनके साथ होगा क्या। एनआरसी का मतलब होता है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप, यानी भारत देश के ऐसे नागरिक जो वैध हैं, पूरी तरह से लीगल हैं और यहाँ पर पिछले काफ़ी टाइम से रह रहे हैं या उनका जन्म भारत में हुआ है। उन सभी का नाम एक रजिस्टर में चढ़ाया जाएगा ताकि भारत सरकार को ये पता चल सके कि हमारे देश में कितने वैध नागरिक हैं और उस हिसाब से वो अपनी सरकारी योजनाएं निकाल सके। अगर एनआरसी में आप या आपके परिवार में किसी भी व्यक्ति का नाम नहीं आता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि व्यक्ति अपने आप विदेशी घोषित हो गया या उसके लिए कोई अलग कानूनी प्रोसेस है। आप सभी को अपनी सफाई का मौका भी मिलेगा। देखिए साथियों, यहाँ पर सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आखिर एनआरसी में अगर नाम नहीं आता है तो इसका रिजल्ट क्या होगा। क्या इसका इफेक्ट हमारी आने वाले फ्यूचर पे पड़ेगा या हमें डिटेंशन सेंटर में डाल दिया जाएगा अन्य लोगों की तरह? तो इसको समझिए। देखिए, मान लीजिए कि जिन लोगों का नाम एनआरसी में नहीं आया उनकी सूची पुलिस या सक्षम अधिकारियों तक पहुंचेगी। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अगर एनआरसी में आपका नाम नहीं है, आपके पड़ोसियों का है, तो इसका मतलब ये है कि आपका नाम जो है वो पुलिस अधिकारियों को भेज दिया गया है और पुलिस से कहा गया है कि जाइए इन लोगों का मौके पर वेरिफिकेशन करिए, इनके दस्तावेजों की जांच करिए और अगर दस्तावेजों में कहीं पर कोई गलती पाई जाती है तो इनको उठा करके डिटेंशन सेंटर में डालिए। आपकी लिस्ट पुलिस अधिकारियों के पास पहुंची है या सक्षम अधिकारियों के पास पहुंच चुकी है। अगर पुलिस की बॉर्डर विंग या किसी सक्षम प्राधिकरण को संदेह होता है कि कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं है तो मामला फॉरेनर ट्रिब्यूनल में चला जाएगा, यानी फिर आपका फैसला यहाँ की अदालत नहीं, फॉरेनर ट्रिब्यूनल करेगा। यह ट्रिब्यूनल फॉरेनर एक्ट के तहत स्थापित प्रक्रिया है। ट्रिब्यूनल संबंधित व्यक्ति को नोटिस भेजेगा, यानी आपके घर पर नोटिस आएगा, अदालत की तरफ से नहीं, फॉरेनर ट्रिब्यूनल की तरफ से। इसके बाद व्यक्ति को अपना पक्ष रखने, अपने गवाह पेश करने और अपने जो भी दस्तावेज हैं वो प्रस्तुत करने का मौका मिलेगा। साथियों, यहाँ पर इस चीज़ को बहुत ही ध्यान से समझिएगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से टोटल 11 दस्तावेज ऐसे बताए गए हैं जिनकी सहायता से आप नागरिकता को साबित कर सकते हो। लेकिन इन केस आपके पास वो 11 दस्तावेज नहीं है या उनसे मैच नहीं खा रहे हैं, लेकिन आपके पास कोई एक ऐसा दस्तावेज है जिससे आप ये प्रूफ कर सकते हो कि आपके पूर्वज पिछले काफ़ी टाइम से भारत में रह रहे हैं, इनफैक्ट 1987 से पहले से तो रह ही रहे हैं, तो फिर आप उन सक्षम अधिकारी को वो दस्तावेज दिखा सकते हो। एंड अगर वो सक्षम अधिकारी आपसे संतुष्ट हो गए, उस दस्तावेज को उन्होंने मान लिया, तो आपको भारत में के जो नागरिक हो आप मान लिए जाओगे और एनआरसी में आपका नाम चढ़ जाएगा। इसके अलावा देखिए, यहाँ पर दो संभावनाएं हो सकती हैं। पहली, ट्रिब्यूनल मान ले कि व्यक्ति भारतीय नागरिक है, ऐसी स्थिति में उसका नाम एनआरसी में बाद में जोड़ दिया जाएगा, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। दूसरी, अगर ट्रिब्यूनल मान ले कि व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं है, यानी ट्रिब्यूनल ने आपको विदेशी घोषित कर दिया, आप अपने दस्तावेज नहीं दिखा पाए या ट्रिब्यूनल को संतुष्ट नहीं कर पाए,
तो इसके बाद व्यक्ति हाई कोर्ट जा सकता है। उसके बाद आप हाई कोर्ट जा सकते हो। अगर हाई कोर्ट से भी राहत नहीं मिलती है तब आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, क्योंकि आप इतने टाइम से भारत में रहे हो तो कुछ मौलिक अधिकार तो आपके भी बनते हैं। जब तक आप हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जब तक आपका मन करे आप अपील कर सकते हो। एंड हायर अथॉरिटी से जब तक फैसला नहीं आ जाता तब तक आपको डिटेंशन सेंटर में ही रखा जाएगा। इसके बाद भी अगर व्यक्ति के खिलाफ अंतिम निर्णय रहता है तो डिपोर्टेशन की प्रक्रिया करी जाएगी और आपको संबंधित देश में भेजा जाएगा। अगर ये साबित हो जाए कि व्यक्ति किसी दूसरे देश का नागरिक है तो वहाँ से रहने आया है यहाँ पर, तो उसे उसके देश भेजे जाने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। लेकिन अगर ये साबित नहीं हो पाया कि व्यक्ति जिस देश का नागरिक है या कहाँ से आया है, मान लीजिए पुलिस ने आपको पकड़ा और आप तो कह रहे हो कि हम भारतीय नागरिक हैं, लेकिन पुलिस को ये डाउट है कि आप किसी दूसरे देश से आए हो, लेकिन कहाँ से आए हो, कैसे आए हो, ये नहीं पता। तो इस केस में आपको कहाँ भेजा जाएगा? भाई मान लेते हैं कि आप पुलिस को शक है कि आप बांग्लादेश से आए हो, है ना। वहीं आप कह रहे हो कि हम बांग्लादेश से नहीं आए हैं। पुलिस ने क्या करा, जो हमारे फॉरेनर ट्रिब्यूनल है उन्होंने कांटेक्ट करा बांग्लादेश से, आपके बारे में इन्फॉर्मेशन मांगी और उन्होंने भी मना कर दिया कि ये हमारा नागरिक नहीं है। फिर पुलिस ने अफगानिस्तान से कांटेक्ट किया, सभी देशों ने जब मना कर दिया तो ऐसे में आपका क्या होगा? क्या आपको फॉरेनर ट्रिब्यूनल डिटेंशन सेंटर में ही रखेगा या आपके लिए कोई अलग व्यवस्था करी जाएगी? ये इसका फैसला अभी सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। देखिए, विदेशी होने का आरोप किस आधार पर लग सकता है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। देखिए, अगर आपको हो सकता है कि वीडियो थोड़ी सी बोरिंग लग रही हो, लेकिन आज यहाँ का अगर एक एक पॉइंट आप विस्तार से समझोगे तो आने वाले समय में ये इन्फॉर्मेशन आपके काफ़ी ज़्यादा काम आएगी। हम मान लेते हैं कि अगर पुलिस वाले वेरिफिकेशन करने आए तो ऐसे कौन सी कंडीशंस होंगी जिसमें वो हमें विदेशी घोषित कर सकते हैं और उन्हीं कंडीशंस से हमें बचना है। ऐसी परिस्थिति आने ही नहीं देनी है हमको। ध्यान से सुनिएगा। एनआरसी का काम ये देखना है कि किन लोगों का नाम नागरिकों के रजिस्टर में चढ़ा है और किन लोगों का नाम नागरिक के रजिस्टर में नहीं चढ़ा है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस की बॉर्डर विंग या सक्षम अधिकारी अगर किसी व्यक्ति को विदेशी मानने का आधार देखें तो उसके मामले को संबंधित कानूनी प्रक्रिया के तहत आगे बढ़ाया जा सकता है। इसका मतलब ये है कि अगर पुलिस को आपके ऊपर डाउट हो गया कि आप विदेशी हो या आप दस्तावेज दिखाने में हिचकिचा रहे हो तो फिर आपका नाम वो लिस्ट में चढ़ा लेंगे और आपके बैकग्राउंड को वो चेक करेंगे। फॉरेनर एक्ट की धारा 9 के संदर्भ में यह महत्वपूर्ण है कि विदेशी होने के प्रश्न पर प्रमाण का भार संबंधित परिस्थितियों में व्यक्ति पर आ सकता है। जी हाँ, इसका मतलब ये है कि फॉरेनर एक्ट की जो धारा 9 है उसके तहत अगर पुलिस वाले ने आपसे पूछा कि आप विदेशी नागरिक हो तो आपको यहाँ पर 2 चीज़ें सिद्ध करनी होगी कि आप विदेशी नहीं हो, दूसरा आप भारतीय हो। यानी ले दे के आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा भार आ जाएगा अगर आपके पास दस्तावेजों में किसी तरह की कोई त्रुटि या कमी है। इसके बाद मामला फॉरेनर ट्रिब्यूनल में जा सकता है जहां नोटिस, सुनवाई, दस्तावेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आपके फैसले का जो भी आपका फ्यूचर है उसका फैसला किया जाएगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए कि अगर कहीं पर दस्तावेजों में आपने कोई ढील बरती या एलिजिबल होने के बावजूद आप लापरवाही के चलते दस्तावेज नहीं बनवा रहे हो तो आपका आने वाला समय बेहद खराब हो सकता है। अभी वैसे तो भारत देश में एनआरसी शुरू होने जा रहा है, लेकिन अभी भारत में एक ऐसा राज्य है जहां पर एनआरसी शुरू भी हुआ, ख़त्म भी हो गया और वहां पर जो होना था वो हो चुका। मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी भी डिटेंशन सेंटर में हैं और अपनी नागरिकता साबित नहीं कर पाए हैं। तो आइए जानते हैं कि असम में एनआरसी की प्रक्रिया कैसे हुई, कौन कौन से दस्तावेज दिखाए गए, सब कुछ समझते हैं। देखिए, असम में जिन लोगों का नाम रजिस्टर में दाखिल होना चाहिए था उन्हें आवेदन देना होता था और साथ में नागरिकता से संबंधित दस्तावेज देने होते थे। सरकार ने वहां पर एक फॉर्म जारी किया था। अब घर घर तो लोगों का जाना पॉसिबल नहीं है, तो सरकार ने ऑनलाइन माध्यम से और ऑफलाइन माध्यम से फॉर्म जारी किया था एनआरसी का, जिसे आपको भरना होता था और साथ में वो दस्तावेज लगाने होते थे जो ये प्रूफ कर दें कि आप भारतीय नागरिक हो। तो काफ़ी सारे लोगों ने अपने दस्तावेज लगाए, फॉर्म भरा और उसके बाद वेरिफिकेशन के लिए टीमें आई। इसके अलावा परिवार और वंश का लिंक भी साबित करना होता था कि आपके पूर्वज 1987 से पहले भारत में रह रहे थे या नहीं। जैसा कि सिटीजनशिप एक्ट से संबंधित मैं इससे पहले वीडियो मैंने बनाई है, उसमें मैं आपको बता चुका हूँ।
दस्तावेजों का सत्यापन अधिकारियों द्वारा होता था। इसके बाद ड्राफ्ट एनआरसी लिस्ट प्रकाशित हुई। अगर उसमें किसी व्यक्ति का नाम कट गया या गलत आ गया था या कोई करेक्शन करवाना था तो वो आप उसमें आपत्ति दर्ज करा सकते थे। देन फाइनली इसकी फाइनल लिस्ट प्रकाशित करी गई और जिन लोगों का नाम उसमें नहीं आ पाया उन लोगों को सेकेंड चांस के तहत डिटेंशन सेंटर में रखा गया है कुछ लोगों को। बाकी अपने घर में लोग रह रहे हैं और लगातार प्रयास कर रहे हैं कि संबंधित दस्तावेज बनवाए जा सकें। यहाँ पर ध्यान से समझने वाली बात यह है साथियों कि हम नागरिकता को यहाँ पर टोटल 4 तरीके से साबित कर सकते हैं। पहला, अगर हम किसी तरह से ये साबित कर दें कि हमारा जन्म जो है भारत में हुआ है। अब किसी तरह से साबित करने का ये मतलब नहीं है कि आप किसी भी व्यक्ति को मोहल्ले से उठा करके खड़ा कर दो कि भाई साहब आप इनसे पूछ लो हमारा जन्म यहीं हुआ है। नहीं, उसके लिए आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो आपको फिर ये साबित करना होगा कि आपने 10th क्लास वहीं से भारत में ही रह के किया है, यानी 10th क्लास की मार्कशीट आपको दिखानी होगी अगर बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है। देन अगर आप ये दोनों चीज़ें करने में पॉसिबल नहीं है कि आप इन दोनों चीज़ों को कर पाओ, क्योंकि ना तो आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है और ना ही 10th क्लास की मार्कशीट। देन सेकंड है, वंश के आधार पर आप नागरिकता साबित कर सकते हो। जी हाँ, अगर आप चाहो या अगर आपके पास कोई ऐसा दस्तावेज है आपके माता पिता का, बाबा दादी का, किसी का भी, जो ये प्रूफ कर दे कि आपके पूर्वज पिछले काफ़ी समय से भारत में रहते आए हैं, यानी आपकी जड़ें भारत से जुड़ी हुई हैं, तो आप इस केस में वो दस्तावेज दिखा दीजिएगा, आपकी नागरिकता साबित हो जाएगी। तो फिलहाल ये 2 ही मेन तरीके हैं, और भी हैं लेकिन वो आपके काम के नहीं हैं। तो इन 2 तरीक़ों से भी आप नागरिकता साबित कर सकते हो। अब बात करने जा रहे हैं कि एनआरसी में कौन कौन से दस्तावेज महत्वपूर्ण रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से कौन से 11 दस्तावेज बताए गए हैं जो आपको सेफ रखेंगे, नागरिकता सिद्ध करने में आपकी सहायता करेंगे। तो आइए उन सभी दस्तावेजों के बारे में विस्तार से समझते हैं। साथियों देखिए, उन दस्तावेजों को जानने से पहले एक चीज़ आप ध्यान से सुन लीजिएगा कि एनआरसी जो है ना, ये पहली बार नहीं हो रहा है। इससे पहले भी यानी 1951 में ये हो चुका है। इसलिए अब हम जानेंगे उन दस्तावेजों को। तो पहला दस्तावेज यही है कि 1951 का अगर आपके पास एनआरसी का रिकॉर्ड है, जो कि असंभव है, शायद ही किसी व्यक्ति के पास 1951 का एनआरसी रिकॉर्ड हो। तो अगर आपके पास है या आपके बाबा दादी किसी का है तो आप दिखा सकते हो। सेकेंड दस्तावेज है 24 मार्च 1971 तक की मतदाता सूची में अगर आपका नाम था या कोई आपके पास रिकॉर्ड है तो वो आप दिखा सकते हो। ये 2 दस्तावेज हो गए। तीसरा है भूमि और संपत्ति से संबंधित पुराने दस्तावेज, चाहे वो रजिस्ट्री हो चाहे खतौनी हो। चौथा है नागरिकता प्रमाण पत्र। अब ये कैसे मिलता है? अगर 1947 के बाद या 1971 से के समझौते के तहत कोई व्यक्ति भारत आया था और उसके परिवार को नागरिकता से संबंधित कोई प्रमाण पत्र मिला था, तो ये वही नागरिकता प्रमाण पत्र है जो आप यहाँ पर दिखा सकते हो। देन 5वां है स्थायी निवास प्रमाण पत्र। ध्यान रहे कि अगर आपके पास निवास प्रमाण पत्र है तो भी ये सबूत है कि आप भारत देश के नागरिक हो, बट निवास प्रमाण पत्र में स्थायी निवास प्रमाण पत्र लिखा हो। उसके बाद है शरणार्थी पंजीकरण प्रमाण पत्र। अगर कोई व्यक्ति शरणार्थी के तौर पर भारत आया था तो उससे संबंधित दस्तावेज उसको दिखाने होंगे, क्योंकि जितने भी शरणार्थी आए थे 1971 के आसपास सभी को शरणार्थी प्रमाण पत्र दिया गया था। इसके बाद है पासपोर्ट अगर आपके पास है तो आप दिखा सकते हो। 8वें नंबर पर आता है सरकारी लाइसेंस या प्रमाण पत्र, यानी अगर आपके पूर्वजों में या आपके माता पिता कभी सरकारी नौकरी उन्होंने करी है तो उसकी सैलरी स्लिप, उनका पेंशन लेटर या उनका ज्वाइनिंग लेटर अगर आपके पास है तो आप दिखा सकते हो। इससे ये प्रूफ होगा कि आपके पूर्वज भारत के ही रहने वाले थे। इसके अलावा 10वें नंबर पर है बैंक या डाकघर का कोई पुराना रिकॉर्ड है ना, कोई बैंक की पासबुक हो पुरानी या कोई भी की चीज़। 11वें नंबर पर है जन्म प्रमाण पत्र। 12वें नंबर पर है 10th क्लास की मार्कशीट या कोई भी विश्वविद्यालय का प्रमाण पत्र। 13वें नंबर पर आ जाता है न्यायालय के रिकॉर्ड, यानी अगर कभी आपका कोई मुकदमा या कोई केस चला है पुराने समय में 1980-90 के आसपास या उससे पहले, तो उसकी कोई फाइल वगैरह है तो आप दिखा सकते हो कि इस टाइम मेरे पर मुकदमा चल रहा था। अब सीधी सी बात है, मुकदमा चल रहा था तो आप भारत में ही रहने वाले होगे, भारत के ही नागरिक होगे। इसके बाद कुछ मामले में राशन कार्ड भी काम कर सकता है अगर पुराना बना हुआ है। परिवार से संबंध साबित करने वाले दस्तावेज यानी वंशावली अगर आपके पास है तो वो आप दिखा सकते हो। तो इन 15 दस्तावेजों को मैंने आपको बताया। अगर आपको इसे नोट करना है तो वीडियो को बैक करके आप एक एक दस्तावेज लिख सकते हो और उनमें से अगर संभव हो तो बनवाने का प्रयास करिए, क्योंकि जितनी जल्दी
आप दस्तावेज बनवा लोगे उतना ज़्यादा आप सेफ रहोगे। इसके अलावा है परिवार का लिंक साबित करना क्यों ज़रूरी है। देखिए, परिवार का लिंक यह साबित करता है कि आपके माता पिता, दादा दादी या परिवार के दूसरे सदस्य पुराने भारतीय रिकॉर्ड में मौजूद थे और आपकी जड़ें भारत से जुड़ी हुई हैं। इसके अलावा अगर पुराने दस्तावेज आपको नहीं मिल रहे हैं तो क्या होगा। देखिए, अब आपके दिमाग में एक मुख्य प्रश्न आता है कि अगर हमारे पास इतने पुराने दस्तावेज ना हो या हमारे पास ये सभी दस्तावेज थे लेकिन बाई चांस या किसी कंडीशन में वो अब हमारे पास नहीं हैं, वो चोरी हो गए, जला दिए गए, फेंक गए या जो भी है, लेकिन अब मौजूद नहीं है, तो ऐसी स्थिति में संबंधित अधिकारी आपको अतिरिक्त दस्तावेज देने का अवसर दे सकते हैं। दिए गए दस्तावेजों में सत्यापन भी किया जा सकता है। अगर आपका दावा स्वीकार नहीं होता है तो लागू प्रक्रिया के अनुसार दावा या अपील का रास्ता बंद हो जाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और आप चाहो तो आपके दस्तावेज अगर खो गए हैं तो आप उसके लिए एफिडेविट भी बनवा सकते हो किसी वकील से संपर्क करके। अगर आपने वकील संपर्क करके एफिडेविट बनवा लिया तो ये भी एक पुख्ता सबूत आपके लिए माना जाएगा। लेकिन ध्यान रहे, जो भी एफिडेविट बनवाइएगा वो मजिस्ट्रेट से वेरीफाइड होना चाहिए। दस्तावेजों में नाम और जन्मतिथि एक जैसी रखें। जितने भी दस्तावेज आप दिखाओगे, चाहे वो आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, जन्म प्रमाण पत्र हो, 10th क्लास की मार्कशीट हो, कोई भी दस्तावेज अगर आप दिखा रहे हो, सभी में नाम की स्पेलिंग सेम होनी चाहिए, डेट ऑफ बर्थ सेम होनी चाहिए, एड्रेस सेम होना चाहिए। अगर किसी भी दस्तावेज में किसी प्रकार की कोई त्रुटि पाई जाती है तो आप मुसीबत में फंस सकते हो या फिर आपको फ्रॉड माना जा सकता है कि आपने फर्जी दस्तावेज बनवाए हैं। तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखिएगा। बाकी क्या आधार कार्ड से नागरिकता सिद्ध हो सकती है, तो मैं 50वीं बार आपको बता चुका हूँ कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि आप आधार कार्ड से नागरिकता को सिद्ध कर दो, है ना। क्या पासपोर्ट भारतीय नागरिकता का प्रमाण है, तो साथियों देखिए, कई मामलों में पासपोर्ट को भारतीय नागरिकता का प्रमाण माना जाता है, बट हाल ही में विदेश मंत्रालय ने कहा था कि हम पासपोर्ट को सिर्फ और सिर्फ ट्रैवल डॉक्यूमेंट ही मानेंगे। तो अगर आप संभव हो तो पासपोर्ट के अलावा भी कोई दस्तावेज बनवा के रखिए, है ना। बाकी कुछ मामलों में पासपोर्ट को दस्तावेज माना जा सकता है। बाकी साथियों, जो भी जानकारी थी मैंने यहाँ पर आपको पूरा विस्तार से बताया। अंत में मैं आपसे एक ही अपील करना चाहूँगा कि हाथ पे हाथ धर के खाली मत बैठिए, दौड़ भाग शुरू करिए। अगर आप कोई भी दस्तावेज बनवा सकते हो संबंधित विभाग में जा करके उस दस्तावेज को ज़रूर बनवाइए, क्योंकि आप अंत में दौड़ोगे ना तो उस समय पूरा देश दौड़ रहा होगा, आपको मौका नहीं मिलेगा। इसलिए सावधानी उसी में है कि हम पहले से तैयार होकर रहें। तो जो भी जानकारी थी मैंने आपको पूरा विस्तार से बताया है। अगर वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की वीडियोस मैं आपके लिए बनाता रहता हूं। तो फिर से मुलाकात होगी आप सभी से एक और नई मज़ेदार वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।